नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? हाँ। तो बहुत दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी किसी कारणों से। आज फिर हम लोग इकट्ठा हुए है ना, अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं हूं आर्यन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सहरसा जंक्शन। तो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो फिर चलिए फिर अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है? उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने किया भी था। आज उसी टॉपिक को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से देखिएगा। आपका पहला सवाल है, कह रहा है एक रेल की एसी और स्लीपर के किराए का अनुपात 4:1 है और यात्रियों के अनुपात 1:40। ओके, वेरी गुड। यानी कि अगर हम बात करें, एक ट्रेन है जिसमें दो तरह के बॉगी लगे हुए हैं, एक है हमारा एसी और दूसरा है हमारा स्लीपर। क्या कह रहा सवाल हमारा कि भैया इस ट्रेन के अंदर दो तरह के बॉगी है, एसी और स्लीपर। एसी और स्लीपर के किराए का जो अनुपात है, यानी कि इसके जो किराए का अनुपात है, जो फेयर लगते हैं इसमें, किराए का अनुपात है 1:4। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि एसी का भाड़ा है 1 रुपया और स्लीपर, सॉरी मिस्टेक हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, 4:1 होगा। हाँ, 4:1 होगा। एसी का किराया 4 रुपया है और स्लीपर का किराया 1 रुपया। ऐसी तो बात तो होगी नहीं, आप समझ रहे, इतना सस्ता तो हमारा रेलवे है नहीं, है ना? मे भी हो सकता है एसी का किराया एक टिकट के 400 आ जाए और स्लीपर का 100 आ जाए, मे भी पॉसिबल है। पर अभी हमें मालूम नहीं कि भाई वो किराया क्या है। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि सर जी ये रेशियो क्या हमारा 4 और 1 का रेशियो, किसका? फेयर का, किराए का। ठीक बात। अब इसमें जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, उनका रेशियो दे रखा है 1:40। समझना बात को। यानी कि इसके अंदर जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, वो पैसेंजर, कहने का मतलब हो सकता है इसमें एक पैसेंजर हो, इसमें 40 पैसेंजर जाते हैं। हो सकता है इसमें 2 पैसेंजर हो, इसमें 80 पैसेंजर जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। मतलब ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है। लेकिन अब जरा समझना, फिर कह रहा है किसी खास दिन, मान लो ऐसा देखा गया कि किसी दिन जो है उस ट्रेन से कितना कमाई किया गया, हमको उस कमाई के बारे में बोल रहा है कि किसी खास दिन जो कमाई आंका गया है, नापा गया है, वो कमाई हमको टोटल मिला 1100 रुपया। तो बताओ एसी से कितने पैसे वसूले गए हैं? बड़ा सिंपल सा बात है, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है, जरा मेरे बात को समझना आप, ये किराए हैं जिसका रेशियो 4:1 दिया हुआ है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स दे रखे हैं जिसका रेशियो 1:40 दिया हुआ है। तो लेट अस सपोज हम लोग मान लेते भैया कि एसी का किराया ही 4 रुपए है और स्लीपर का किराया ही 1 रुपए है। मान सकते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है ना? और पैसेंजर, इसमें एक पैसेंजर जाते हैं, एसी का किराया भाड़ा है ज्यादा है, हम लोग ऑफर नहीं कर सकते, है ना? और स्लीपर का किराया कितना? 4, सॉरी एसी में 1 लोग जा रहे हैं और स्लीपर में 40 लोग जा रहे हैं। ये भारत का असली चेहरा है ना? ओके, हम अगर बात करें, जरा देखो तो मान लेते हैं कि यही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है। ओके, तो अब आप जरा समझेंगे, एसी का किराया 4 रुपए है और लोग कितने जा रहे हैं? 1 लोग। तो टोटल एसी से कितने पैसे मिल रहे होंगे? 4 रुपए मिल रहे होंगे। ठीक बात। अगर स्लीपर का किराया 1 रुपए है और इसमें 40 पैसेंजर जा रहे हैं, तो 40 पैसेंजर, हर एक पैसेंजर को 1-1 रुपए का किराया लगा, तो टोटल कितने पैसे आए होंगे? 40। तो मेरे हिसाब से 4 रुपए हमको एसी से मिले होंगे और 40 रुपए हमको स्लीपर से मिले होंगे। तो भैया मेरे अकॉर्डिंग हमारा टोटल कितना अमाउंट हमको मिलना चाहिए था? 44 रुपए। लेकिन सवाल क्या है कि भैया 44 नहीं, ये तो 1100 आया, यानी कि इसी 44 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1100 दिया हुआ। तो आप देखेंगे 11 चौक 44, 11 25, ये आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, है ना? कहने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि एसी से कितने किराया वसूले गए होंगे? मेरे हिसाब से यहाँ 4 था, लेकिन 1 का वैल्यू कितना मिला हम लोग को? 25, यानी कि 4 गुना 25, ये वैल्यू आ गया हमारा 100। और यहाँ पे ये 40 रुपए आया था, जबकि 1 का मान 25 है, तो 40 गुना 25, 25 चौका 100, यानी कि 1000 रुपया हमको स्लीपर से आया होगा और 100 रुपया हमको एसी से आया होगा। हम समझते हैं आप हमारे सवालों को समझ रहे होंगे, है ना? बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, कुछ था नहीं इसमें, नॉर्मल सा था कि भैया एसी में और स्लीपर में किराए का रेशियो आपको दे रखा था 4:1। अब कह रहा है इसमें जो जाने वाले पैसेंजर हैं, कितने पैसेंजर जा रहे हैं, उसका रेशियो दे रखा है 1:40। तो हम लोगों ने क्या मान लिया भैया, ये एसी का किराया ही 4 है और स्लीपर का किराया ही 1 है। और इसमें जाने वाले जो पैसेंजर है, 1 पैसेंजर जा रहे हैं, इसमें जाने वाले जो पैसेंजर है 40 पैसेंजर जा रहे हैं। इस हिसाब से हमारे पास एसी से कुल कितने किराए आ जाएंगे? 4 रुपए, और स्लीपर से कितने आ जाएंगे? 40 रुपए। तो
ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 40 4 44, जबकि सवाल कह रहा है कि नहीं 1100 आया है उस दिन। तो भैया यही 44 का वैल्यू तो 1100 है, इस हिसाब से एक का मान 25 निकल गया। तो अगर एक का मान 25 है तो स्लीपर से कितना भाड़ा आया था मेरे पास 4, तो 4 ना होके क्या हो जाएगा 4 गुना 25, तो 100 रुपए किराया हमको ये चीज आया होगा। आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 7:8:4 है। वेरी गुड। देखो ये क्लास से रिलेटेड सवाल को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा आप लोग, देखना। कह रहा है किसी 3 क्लास के बारे में बात कर रहा है मेरे से। कह रहा 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 7:8:4 है। भैया मेरे पास 3 क्लासरूम है, C1 C2 एंड C3। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनका रेशियो दे रखा है कितना 7:8:4, यानी कि 7:8:4। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेशियो दे रखे हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास 1 में 7 बच्चे हैं, क्लास 2 में 8 बच्चे हैं, क्लास 3 में 4 बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये आपको मालूम है कि ये रेशियो वैल्यू मेरे भाई, रियल वैल्यू नहीं है, आपको मालूम है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो हमको दे रखा है। आगे बढ़ते। कह रहा बच्चा अगर पहली कक्षा से 20 छात्र बढ़ जाए, पहली कक्षा में 20 छात्र, यानी कि पहले क्लास जो है C1 में 20 छात्र एडमिशन ले ले, 20 छात्र बढ़ जाए, और दूसरी कक्षा से 30 छात्र चले जाए। अच्छा, अगर पहली कक्षा से, पहले वाली क्लास से 20 छात्र क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और दूसरे कक्षा से 30 छात्र क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, यानी कि ये दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेता है। पर तीसरी कक्षा में पहले जितने छात्र थे उतने ही अब भी हैं, अर्थात जो हमारा क्लास 3 है उसमें कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुआ। वेरी गुड। कारण इस हिसाब से जो इसके बाद कक्षा में छात्रों के अनुपात हो जाते हैं वो हो जाते हैं कितने, 9 5 4। तो तीनों कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताओ। अच्छा, अब जरा सोचो, अगर इसमें 20 बढ़ गए, इसमें से 30 घट गए, और इसमें अपने हिसाब से है, तो इसका रेशियो हो जा रहा है 9 5 और 4, यानी कि ये न्यू रेशियो है, यानी कि न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 1 2 and 3. Okay, so let us suppose the ratio of C1 C2 and C3 is 7:8:4. Now this is the ratio value, it is not a real value, but the question asks the 20 students increases in C1 and the 30 students decreases in from class C2. Now the new ratio become 9:5:4. Very good. अब आप जरा समझेंगे बात को कि भैया अगर इसमें 20 छात्र बढ़ जा रहे हैं, इसमें से 30 छात्र घट जा रहे हैं, आप ये बोल रहे हो मतलब रियल वैल्यू तो इस क्लास के लिए 20 हो गया, इस क्लास के लिए रियल वैल्यू 30 हो गया। ये तो एग्जैक्टली हमको रियल वैल्यू दे रखे हैं। हम देख रहे हैं कि 7 से बढ़ के हो गया है 9। अगर हम ये मान ले कि पहली वाली क्लास में 7 ही बच्चे थे, दूसरी वाली क्लास में 8 ही बच्चे थे, और तीसरी वाली क्लास में 4 ही बच्चे थे, जब इसमें 20 बढ़ गया तो अब पहली वाली क्लास में 9 हो गए, और इसमें से 30 घट गया तो दूसरी वाली क्लास में 5 हो गए, और तीसरी क्लास में कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज जैसे थे वैसे ही हैं। तो मेरे हिसाब से जब पहली क्लास की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ 2 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल क्या कर रहा है, नहीं 2 नहीं 20 बढ़ रहे हैं, अर्थात 2 का वैल्यू कितना है 20 है। वेरी गुड। तो 1 का मान कितना हो गया 10। चाहे आप यहां से भी कर सकते हैं, देखना ये कह रहा 8 से घट के हो गया 5, कितने घटे हैं 3, लेकिन सवाल कह रहा है कितना घटा है 30, यानी कि यही 3 का मान कितना है 10। आप कहीं से भी मान निकालोगे एक ही आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो हम लोग करेंगे उसको, अर्थात 1 का मान 10 है मेरे भाई। अब मेरे से पूछा जा रहा है तो बताओ अब जो है क्लास में कितने स्टूडेंट बन रहे हैं, तो भैया अब हमारे क्लास में हमने तो इसी को रियल वैल्यू मान रखा था 954। सो total number of student is now 954, 9 5 14 14 4 18, and the value of 1 is 10, so the value of 8 is 8 multiplied 10. That implies 180 students are present in the school. कहने का मतलब मेरे भाई, अगर हमारे क्लास में पहले 9 बच्चे, मान ले कि 9 है और 5 है और 4 है, तो इस हिसाब से 9 5 14 4 18 स्टूडेंट अब है ना हमारे क्लास के अंदर। पर 8 का वैल्यू कितना मिला मेरे दोस्त 10। तो जब 1 का वैल्यू 10 मिला तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 है 180। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है मेरे भाई, देखो ये कोई टफ चीज नहीं है, बस आपको थोड़े से ध्यान से
कैलकुलेट करते चले जाना, आपको सब चीज आसान लगने लगेंगे। कह रहा है कि देखो एक स्कूल में कुछ 432 विद्यार्थी है। क्या बात है भाई, स्कूल का ही बात हो रहा है केवल। कह रहा है एक स्कूल में 432 स्टूडेंट है, ठीक है तो है, अच्छी बात है। जिनमें लड़के और लड़कियों का रेशियो 5:4 है। ये जो स्कूल है जिसमें 432 स्टूडेंट हैं, इसमें स्टूडेंट मतलब क्या, बॉयज एंड गर्ल्स। अब कह रहा है इस बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:4। ओके, आंसर नो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिला होने के बाद, यानी कि अभी जब 432 स्टूडेंट थे जिसमें लड़के और लड़की का रेशियो 5:4 दे रखा था, अब कह रहा है इसके बाद कुछ नए लड़के और लड़कियां फिर से दाखिला लेते हैं, यानी कि नया एडमिशन होता है, ठीक बात। अब जब नया एडमिशन होता है तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। देखो अभी इसमें कुछ बॉयज भी बढ़े हैं और कुछ गर्ल्स भी बढ़े हैं, लेकिन सवाल कर रहा है कि बॉयज कितना बढ़ रहा है, तो 12 लड़के बढ़ जाते हैं, 12 बॉयज एग्जैक्टली हमको सवाल दे रहा है कि बढ़ जाते हैं, ठीक। तो क्लास का जो अब नया रेशियो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 7:6 बॉयज और गर्ल्स का। तो कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया है ये मेरे से पूछ रहा है। देखो सवाल कुछ नहीं कर रहा, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। कह रहा है स्कूल के अंदर 432 स्टूडेंट है, हाँ ओके। अब 432 स्टूडेंट है तो वो बॉयज और गर्ल्स में बटा हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:4 दिया हुआ है। अब कह रहा मेरे भाई सेशन स्टार्ट हुआ, कुछ बच्चे यानी कि लड़कियां और लड़के दोनों ने एडमिशन लिया, जबकि लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन है कि लड़के कितने एडमिशन लिए हैं, 12, और लड़कियां कितना एडमिशन ली है इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सवाल कर रहा है कि इस लड़के और लड़कियों के एडमिशन लेने के बाद जो अब स्कूल के बॉयज और गर्ल्स का जो नया रेशियो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 7:6। तो बताओ कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया है। अब हम थोड़ा रुकेंगे, मेरे पास पहला रियल वैल्यू ये है 432, जो इस स्कूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इसी को रियल वैल्यू मान ले, बॉयज का संख्या 5 और गर्ल्स की संख्या 9 हो जाएगी, तो 5 4 9 टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, जबकि टोटल स्टूडेंट है कितना, 432। अर्थात इसी 9 का वैल्यू कितना है, 432। तो ये कितना हो गया, 9 चौका 36, 9 8 72, ये 48 आ जाएगा। अर्थात जो पहले बॉयज थे वो 48 गुना 5 इतना ही बॉयज था, और गर्ल्स कितनी थी, 48 गुना 4, ये ना 48 गुना 5, 4 पंचे 20, 200, 8 पंचे 40, यानी कि 240 पहले लड़के थे इस स्कूल के अंदर, 4 चौका 16, 160 और 32, 192 लड़कियां थी पहले। अब जब नया एडमिशन हुआ, इस एडमिशन में जरा गौर से देखो तो 12 लड़कों ने नया एडमिशन लिया है। अब जब 12 लड़कों ने नया एडमिशन लिया है तो मेरे अकॉर्डिंग 240 पहले बॉयज थे, और अब इसमें 12 जब ऐड कर देंगे ये बढ़ के हो जाएगा 252। और यहां कितना गर्ल्स एडमिशन ली है नहीं मालूम, अगर मालूम होता तो इस दोनों को जोड़ देते, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा कहलाता, ठीक है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है, हमको बोल रहे, हमको समझ में आ गया कि 252 लड़का होना चाहिए, लेकिन लड़का का वैल्यू रेशियो में कितना दिया हुआ, 6 7। इस हिसाब से 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 252 हो जाएगा। अर्थात 252 को आप 7 से डिवाइड कर लो, 7 तिया 21, 7 7 42, 36, एक का वैल्यू 36 है। इस हिसाब से अगर गर्ल्स का रेशियो अब जो है हमारे क्लास के अंदर 6 दे रखे हैं, यानी कि 6 गुना 36, 36, 30 छक्का 180, 36, 216, ठीक बात। 216 अब हमारे पास लड़कियां हो जाती है, पहले लड़की कितनी थी 192, अब हो गई कितनी 216, तो 16 इधर बन गया, 8 इधर बन गया, यानी कि 16 8 24 लड़कियों ने एडमिशन ले रखा है। अभी जो नया एडमिशन हुआ उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए, 24। बात आ रही समझ में? अरे कुछ नहीं भाई, नॉर्मल सी चीजें हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब कुछ समझ आ जाएगा, बड़ा आसान है ना। चलिए तो आगे बढ़े, पढ़ा जाए। ओके, तो चलते हम लोग अगले सवाल पे। सवाल क्या कर रहा भाई, सवाल कह रहा है 860 रुपए को 45 व्यक्तियों जिसमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं। देखो मेरे पास टोटल 860 रुपीज है, जिसको 45 लोगों में बांटा जाना है, और ये लोग कौन कौन हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ बच्चे हैं, ठीक बात।
करा सभी पुरुष, सभी महिलाओं और सभी बच्चों को मिलने वाले कुल भागों का अनुपात 12:15:16 है। ठीक है, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लेते ताकि हमारे दिमाग के अंदर इन सारे चीजों का एक रफ डायग्राम तैयार हो जाए। देखो इतनी चीजें जो हम लोगों ने लिखा है बोर्ड पे, अभी जो हम लोग लिख रहे हैं ना, आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, ये तो बस अभी समझने के बारे में लिख रहे हैं, तो चलो लिख लेते हैं। करा भैया 860 टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं 860, जिसको बांटे जाने हैं कितने 45 पर्सन के अंदर, और ये पर्सन कौन कौन है, पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। कह रहा देखो कितने पुरुष हैं नहीं मालूम, कितनी महिलाएं हैं नहीं मालूम, कितने बच्चे हैं ये भी नहीं मालूम, तो कर क्या रहे हो हैं। चलो अब कह रहा है जितने भी पुरुष हैं, हाँ जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, इन सबको जो मिला है, पैसे जो मिले हैं, उन पैसों का रेशियो दे रखा है 12:15:16, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ पुरुष इज 12:15:16, 12:15:16। इज इट ट्रू? यस। ओके, नाउ द क्वेश्चन आस्क द ईच मेल, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिलाएं एंड प्रत्येक बच्चों को मिलने वाले भागों का अनुपात। यस, प्रत्येक पुरुष। अब कह रहा है ईच अमाउंट रिसीव बाय ईच, ये क्या है हमारा अमाउंट, यानी कि प्रत्येक को मिलने वाली राशि, प्रत्येक को मिलने वाली राशि, इसका रेशियो हमको दिया हुआ है क्या 6:5:4, 6:5:4। ओके, प्रत्येक को मिलने वाली रेशियो कितने 6:5:4। तो मेरे से पूछ क्या रहा है, तो बताओ एक पुरुष, एक बच्चे, एक महिलाओं को प्राप्त होने वाला भाग क्रमशः क्या होगा। अब यहां पेंच फंसता है, जरा देखना, थोड़ा अच्छा सवाल है, सोचने लायक सवाल है, घबराना नहीं, थोड़ा सा इत्मीनान धर के समझिएगा। एक दो सवाल अगर आप इस टॉपिक पे कर लेंगे, इस तरीके के सवाल, तो आपको ये सवाल बड़ा इजी लगेगा, वरना थोड़ा सा आपको सता सकता है। मेरे भाई 860 रुपए है। ओके सर जी, मालूम चल गया। कितने लोगों में बांटना है कालिया, 45 लोगों में, जिसमें क्या है पुरुष है, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, ये तीनों दिया हुआ है। अब कह रहा है टोटल जितने भी पुरुष हैं हमको नहीं मालूम, उन सारे पुरुष को कितने पैसे मिले हैं 12 रुपए। 12 मिले नहीं है, आपको रेशियो दिया हुआ, हम मानेंगे 12 रुपए ही मिले हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, सारे महिलाओं को मिला दो, उसको कितने मिले हैं 15 रुपए मिले हैं। ठीक बात। जितने भी बच्चे हैं उनको कितने मिले हैं 16 रुपए मिले हैं। अब मेरे मन में एक बात आया कि सर आप झूठ बोल रहे हो, काहे सर 860 रुपया टोटल है। अब बताओ पुरुष को 12 रुपया दिया, महिलाओं को 15 रुपया दिया और बच्चे को 16 रुपया दिया, तो 12 15 27, 27 3 30, 43 हो गया। मेरे हिसाब से तो सबको 43 रुपया ही मिला है, पर आप कह रहे हो 860 रुपया, तो लो कोई दिक्कत नहीं। 43 दूना 86, यानी कि हर एक को कितने रुपए मिले हैं 20 रुपए मिले हैं, कोई दिक्कत। सॉरी, हर एक को 20 नहीं मेरे भाई, एक का मान कितना मिल गया 20। इस हिसाब से ये जो 12 रुपए हैं, हम ये 12 नहीं बोल के कितना बोलेंगे 12 गुना 20, यानी कि 240 रुपया कुल मिला के सारे पुरुष को मिले। अच्छा, अगर एक का मान 20 है तो महिलाओं को कुल कितने मिले हैं 15, जबकि एक का मान 20 है तो 15 गुना 20, ये 300 रुपए टोटल ये महिलाओं को मिला जा रहा है। 16 दुना 32, 320 रुपया कुल मिला के सारे बच्चों को मिले हैं। कोई दिक्कत नहीं। सर एक बात बताओ, ये 240, ये 300 और ये 320, ये तो रियल वैल्यू है ना। हाँ, अब हमको जरा एक बात बताओ, मेरे से पूछा जा रहा है कि देखो हर एक पुरुष को कितने मिले हैं 6, हर एक पुरुष को कितने रुपए मिले हैं 6 रुपए। हाँ, रेशियो दिया हुआ है, मालूम है, लेकिन हम तो यही बोल रहे ना कि आप इस रेशियो को ही एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, बाकी हम उसको फिर कैलकुलेट कर लें। मेरे हिसाब से आप बोल रहे हैं कि हर एक पुरुष को जो मिला है वो 6 मिला है, हर एक महिलाएं को जो मिले हैं 5 मिले हैं, और हर एक बच्चे को कितने पैसे मिले हैं 4 रुपए मिले हैं। एक बात बताओ, ये रियल वैल्यू है और ये रेशियो वैल्यू है, तो क्या एक जगह का रियल वैल्यू, एक जगह का रेशियो वैल्यू कंपैरिजन कर दें? ना, ऐसा गलती मत करना।
तुम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये 300, 320 और 240 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल पुरुष को कितने मिले हैं, 12 रुपए। हर पुरुष को मिल रहा है 6 रुपया, तो कितने नंबर ऑफ पुरुष होंगे, 2 पुरुष होंगे। नंबर ऑफ पर्सन कैसे पता चला? अरे भाई, कुल मिला के जितने भी पुरुष हैं उन सबको मिला के 12 रुपया मिला, जबकि हर एक पुरुष को मिलता है 6 रुपया। तो 2 पुरुष होगा तब ना, 6 दूना 12 रुपया हुआ सर। आ रही बात समझ में? देखो, हर एक महिलाओं को 5 रुपए मिलते हैं, जबकि कुल महिलाओं में कितने रुपए बांटे गए, 15, यानी कि कितनी महिलाएं होंगी, 3 महिलाएं होंगी। सिमिलरली अगर बात करें हर एक बच्चे को 4 रुपए मिलते हैं और टोटल बच्चों में कितने बांटे गए, 16। तो इस हिसाब से कुल कितने नंबर ऑफ बच्चे होंगे, तो 4 बच्चे होंगे। सर जी अब बताओ, 2 पुरुष है, 3 महिला है और 4 बच्चे हैं, तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना पुरना चाहिए, 45 पुरना चाहिए कि नहीं पुरना चाहिए? क्योंकि सवाल तो खुद बोल रहा है 45% है। तब बताओ, 3 2 5 4 9, 9 का वैल्यू 45 है, 1 का मान 5 हो गया, तो 2 5 10 हो गया, कौन पुरुष, 3 5 15 कौन हो गया, महिलाएं, और 4 5 20 हो गए हमारे बच्चे। तो मेरे से पूछ कह रहा है, हर पर्सन को, यानी कि हर एक पुरुष, हर एक महिलाएं और हर एक बच्चों को मिलने वाले भाग के बारे में बताओ। अब जरा सोचो, 10 ठो कौन है, पुरुष, और टोटल पुरुष में 240 टका बांटा गया है, तो एक पुरुष को कितना मिला होगा, 24। अरे 240/10, टोटल पुरुष को 240 रुपया मिला है। और नंबर ऑफ पुरुष कितने हैं, जरा सोचो। हम तुमको पूछते हैं, तुम्हारे घर में 5 लोग हैं और हर लोगों को 4 रुपए मिलते हैं, हर लोगों को 4 रुपए मिलते हैं, तभी तो बोलते हो कि पूरे घर में 20 रुपए बांटा गया। यानी कि अगर पूरे घर में 20 रुपए बांटे गए हैं और हर एक को 4 रुपए मिले हैं, तो 20/4 तो हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन 5 है। आ रही बात समझ में? वही चीज हम आपको बता रहे हैं, टोटल पुरुष में 240 रुपए बांटे गए हैं और टोटल पुरुष है कितने, 10, तो 240/10 यानी कि 24 रुपया किसको मिला होगा, पुरुष को। एक पुरुष को कितना मिला होगा, 24 रुपया। ऐसे ही जरा सोचो, 300 रुपए बांटे गए महिलाओं में और टोटल महिलाएं 15 है, तो 15 दूना 30, एक महिला को कितना मिला होगा, 20 रुपया। और 20 और 320 16, एक बच्चे को कितना मिला होगा, 16 रुपया। यानी कि एक पुरुष को 24 रुपया मिला है, एक महिला को 20 रुपया मिला है और एक बच्चे को 16 रुपए मिले। हम समझते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन आप अगर 1-2 बार इसको करेंगे, खुद से बनाएंगे, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करा बच्चे, कुल राशि 2368 रुपए है, जिन्हें 8 पुरुष, 10 महिलाएं और 12 बच्चों में बांटा जा रहा है। देखो यहां थोड़ा सा सवाल चालाकी किया है। इससे पहले आपको नंबर ऑफ पर्सन दिया नहीं था, निकाल रहे थे हम लोग। अब की बार नंबर ऑफ पर्सन ही हमको दे दिया है, सवाल लिखना। कह रहा है कुल हमारे पास 2300 कितने रुपए हैं, 86 है क्या? कुल हमारे पास 2368 रुपए हैं, 2368 रुपए हैं, जिसको बांट कितने में रहे हम लोग, बांट रहे हैं कितने लोगों को बीच, 8 पुरुष, 10 महिला और 12 बच्चे। 8 पुरुष, 10 महिला और 12 बच्चे, इसमें हमको 2360 रुपए को बांटना है। ठीक बात, आगे बढ़ते। अब कह रहा है प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला से 25% अधिक राशि लेती है, यानी कि प्रत्येक पुरुष को महिला से 25% ज्यादा मिल रहा है। देखो जिससे मिलता है ना ज्यादा या कम, जिससे कंपैरिजन होगी वो हमारा नीचे होएगा। तो पुरुष की बात हो रही है, पुरुष को किसके तुलना में ज्यादा मिल रहा है, महिला की तुलना में। तो महिला की तुलना में बात करेंगे तो महिला कहां जाएगी, नीचे। ओके, अब देखो चाहे ज्यादा बोले या कम, आप सबसे पहले इस परसेंटेज वैल्यू को देख लो। 25% का वैल्यू मतलब क्या हो गया, 1/4। अरे कुछ नहीं यार, 25/100 कर लो, 25 चौका सर 1/4। अर्थात अगर पुरुष को महिला से 25% ज्यादा मिल रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, पुरुष को इस 4 से 1 ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 4 अगर महिला को मिल रहा है तो पुरुष को 4 में 1 जोड़ दो। देखो अगर हम बात करें पुरुष और महिला को, तो महिला को अगर 4 मिल रहा है तो पुरुष को 4 में 1 जोड़ दो, 5 मिल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अगली लाइन को समझते हैं। कह रहा प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक राशि मिलती है। ओके,
अब देखो यहां बात हो रही है महिला को बच्चे से 25% अधिक मिल रही है, तो फिर वही कहानी 25% अधिक की बात करेंगे, यानी कि महिला को अधिक मिल रहा है किससे, बच्चे से। तो यहां महिला और यहां बच्चे की बात होगी, तो बच्चा को अगर 4 मिल रहा है तो महिला को कितना मिल रहा होगा, 5। अब आप ये चीज जानते हैं, जरा ध्यान दो इस चीजों को। तो आपने सीखा है अगर A/B दिया हुआ हमको 2/3 एंड B/C दिया हुआ हमको 1/6, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, B यहां भी है, B यहां भी है, कॉमन वैल्यू है, इस दोनों को क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे, सेम करेंगे। तो देखो ना, यहां है 3 और यहां है 1, यानी कि इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का कोई रंग रूप नहीं होता। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, पर इसमें फर्क आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18। यानी कि अगर हम A की बात करें तो A का रेशियो क्या हो गया 2, B की बात करेंगे तो B का रेशियो वैल्यू कितना हो गया 3, एंड C की बात करेंगे तो C का रेशियो वैल्यू कितना हो गया 18। ये सब आप जानते होंगे। तो सिमिलरली उसी तरीके से देखो, हम पुरुष और महिला का रेशियो पहले निकाल चुके हैं, वो 5/4 है, और महिला और बच्चों का रेशियो निकालें, वो भी 5/4 है, यानी कि यहां भी महिला और यहां भी महिला, तो बराबर होने के लिए यहां 4 से और यहां 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो पुरुष का रेशियो कितना मिल गया 25, महिला की बात करें एक महिला को कितना रुपया मिल रहा है 5 चौका 20, और एक बच्चे की बात करें एक बच्चे को मिल रहा है 16। अब इसको हम मिटा देते, बस ये समझने के लिए था। देखो, तो सवाल कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष को, हर एक पुरुष को महिला से 25% ज्यादा मिलता है और हर एक महिला को बच्चे से 25% ज्यादा मिलता है, यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, और ये क्या है, अमाउंट रिसीव बाय ईच। अब ये सब चीज एग्जाम में नहीं लिखना है, ये अभी हम आपको बता रहे हैं ना। तो देखो, पुरुष कितने अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, हर एक पुरुष 25 रुपया ले रहा है, हर एक महिला 20 रुपया ले रही है, और हर एक बच्चे 16 रुपए ले रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम तुमसे पूछें, और कुछ दिया हुआ सवाल क्या, एक पुरुष एक बच्चे और एक महिला को प्राप्त होने वाला भाग बताए, ठीक है। तो इस हिसाब से जरा सोचो, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि पुरुष टोटल 8 है और एक पुरुष 25 रुपया ले रहा है, तो ये कुल मिला के पुरुष को कितना दिया गया होगा, 25 8 है 200 रुपया टोटल पुरुष को मिला होगा, ठीक बात। अगर एक महिला 20 रुपए लेती है, टोटल नंबर ऑफ महिला 10 है, तो 20 तह 200 रुपया टोटल महिला में भी गया होगा। अच्छा, अगर हम बात करें 16 रुपया एक बच्चे लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं 12, तो 16 गुना 12 कितना हो जाएगा, बरछाक 72, हाथ में 7, 12 7 19, 192 टोटल बच्चे में गया होगा। तो मेरे हिसाब से 200 रुपया खर्चा हो गया हमारा पुरुष में, 200 रुपया किसको दिए हमने, महिलाओं को, और 192 रुपया बच्चा को दिया गया। तो कुल मिला के 200 200 400 100 592 रुपया खर्चा हो गया हमारा। लेकिन सवाल कर रहा 592 नहीं, हम जो बांटे वो 2368 होना चाहिए, क्या 2360 है, नहीं 68 ही है, हम जो बांटे वो तो 2368 बांटे, लेकिन हमको मिला कितना 592, मतलब यही 592 का वैल्यू कितना है 2368। कटेगा क्या, 5 चौका 20, 2 चौका 8, हाँ कट रहा है, 4 से कट रहा है, सीधा सीधी ये कट जा रहा है 4 से। इस हिसाब से एक का मान कितना मिला 4, तो आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हैं। एक का मान अगर 4 है, तो हमसे महिला के बारे में पूछ रहा है, महिला को, हर एक महिला को कितना मिल रहा था 20, और एक का मान अगर 4 है तो 20 गुना 4, आप यहां से 80 लिख सकते हैं। या नहीं तो तुम ऐसे सोच सकते हो, अगर एक का मान 4 है, इसका मतलब ये 800 रुपया लिया होगा टोटल पुरुष कितने लिए होंगे 800, टोटल महिलाएं भी कितनी ली होंगी 800 रुपए, 200 गुना 4। अब 800 रुपया हर महिला को दिया गया, और महिला टोटल है कितना 10, तो 800 बटा 10, ये टोटल नंबर ऑफ महिला कितना होगी 80। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उससे अलग लिंक पे है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा सवाल है, पर अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। देखते हैं हम लोग इसमें एक नई कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। कह रहा है पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुना है। ओके, पिता की आयु देखो, फादर और बेटे से 3 गुनी है, यानी कि बेटा अगर 1 है तो ये कितने हो जाएंगे फादर 3 साल। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, बेटा 1 साल का, बाप 3 साल का, दुनिया ही अनर्थ में आ जाएगा, है ना।
ये तो है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 5 साल पहले। अच्छा, 5 साल पहले ना तो ये जन्म लिया होगा ना ही ये जन्म लिया होगा, लेकिन ठीक सवाल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सवाल कह रहा है तो कह रहा है। अब देखो ये कह रहा है 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, द एज ऑफ द सन इज 1/6 ऑफ हिज फादर। अर्थात 5 साल पहले बेटा जो है वो अपने बाप का 1/6 है। बेटा जो है वो अपने बाप का 1/6 है, अर्थात ये 6 यहां आ जाएगा तो ये 1 यहां रह जाएगा। अर्थात अगर बेटा 1 साल का है तो बाप कितने साल का होगा? 6 साल का होगा 5 साल पहले। कोई दिक्कत? रेशियो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम रेशियो वैल्यू को ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे से पूछ क्या रहा है, तो बताओ बेटे की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा देखो, एक बात हम आपको समझाना चाहेंगे कि जब भी कभी आपको 2 वेरिएबल से रिलेटेड सवाल हो तो आप उसको नॉर्मल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वही तरीका अच्छा भी हमको लगता है, बाकी आपको हम दोनों तरीका समझा देते हैं, जो पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जहां कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं तो वहां झूठ मूठ का इतना ताम झाम करने का कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब हम थोड़ा सा अपना नॉर्मल तरीका से देखते हैं, नॉर्मल ही यहां बेहतर तरीके से बन जाएगा, क्या जरूरत है फालतू का झूठ इधर उधर करने का। जरा सोचो, अगर हमको फादर और सन के बीच रेशियो दे रखे हैं 3:1, तो हम मान सकते हैं पिता का उम्र कितना होगा 3x और बेटा का उम्र कितना होगा x होगा। अगर 5 साल पहले की बात होगी तो 3x - 5 हो जाएगा और ये भी 5 कितना हो जाएगा x - 5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एज ऑफ द सन इज 1/6 ऑफ हिज फादर। The question says that the age of the son is 1/6 of his father. Okay, don't worry. So, what is the age of son? X - 5. And what is the age of his father? 3x - 5. So, according to question, we can say that the age of son, it means x - 5 is equal to 1/6 of 3x - 5. Are you understand? Okay. So, x - 5 is equal to 1/6 of 3x - 5. तो भैया मेरे ये 6 जब गुना होगा, अब देखो यहां थोड़ा टेक्निक लगाएंगे, कुछ कैलकुलेशन को थोड़ा माइंड में फास्टली किया करो, तभी जाके अच्छा लगेगा। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, सबको उल्टा पलटी करोगे, तभी जाके निकालोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ बातों को आप नॉर्मली किया करिए, यही आपका टैलेंट होगा। देखो जरा गौर से, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 6 जब x से गुना होएगा तो क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा, और ये 3x इधर आ गया तो 6x - 3x क्या बन जाएगा 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 × 30 माइनस का 30 इधर आएगा और -5 इधर है, -30 उधर गया तो +30, 30 - 5 25 आ गया। सर जी 25 आ गया तो x का मान कितना हो गया 25/3, यही तो बेटा है। x का ही तो बात आप मेरे से करवा रहे थे, x का ही तो वैल्यू चाहिए था हमको। x का वैल्यू क्या हो गया 25/3, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम इसके दूसरे नियम को सीखते हैं, वो भी चलो सीख लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप देखो ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हम लोग, ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब क्या करा मेरे भाई, 5 साल पहले हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। मान लो तुम अभी 10 साल के हो, ठीक है, और तुम्हारे पिताजी 40 साल के हैं। तुम 10 साल के हो, तुम्हारे पिताजी 40 साल के हैं, ठीक बात। अगर 5 साल पहले चले जाते हैं सर जी, तो 5 साल पहले कहने का मतलब हम 5 साल के होंगे और हमारे पिताजी कितने साल के होंगे 35 साल के। कोई दिक्कत? तो भैया अगर 5 साल पहले गए हैं तो मेरे उस समय के एज और 5 साल पहले के एज के बीच का गैपिंग तो 5 ही साल का होना चाहिए ना, इसमें भी 5 ही साल का होना चाहिए ना, भले ही इसका खुद का एज जो भी हो। हम 5 साल पहले गए हैं तो अभी के एज और 5 साल पहले के एज के बीच का अंतर तो 5 ही साल होगा, क्योंकि हम 5 साल पहले गए हैं तो हमारा बीच का एज तो 5 ही साल कम होना चाहिए ना। तो जरा देखो, अगर हम 5 साल पहले गए हैं तो फादर पहले 3 इयर्स थे, अभी 6 ईयर थे, इसके बीच का डिफरेंस क्या आ गया 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 5 साल पहले ये बेटे के बीच के एज का देखो जरा गौर से, वैल्यू कितना आ गया 1 और 1 0 आ गया। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए साहब, और अगर बराबर आ जाए तब तो हम 5 बना ही देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, खत्म कहानी। तो भैया अगर इसके बीच का वैल्यू अगर हमको
डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो सबसे पहले सेम बनाएंगे। अब याद रखना एक बात, यही चीज यहां सीखने वाली बात है। हम बनाना चाहते हैं वर्टिकल डिफरेंस को सेम। हम क्या बनाना चाहते हैं? इस वर्टिकल डिफरेंस को सेम बनाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करवा लो। अर्थात 6 और 5 का रेशियो कितना है? सॉरी, 6 और 5 का डिफरेंस कितना है? अबे यार 6 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। तो इसमें तुम 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2। तो इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो दोनों बराबर आ जाएगा डिफरेंस। 5 अगर करेंगे तो ये हो गया 5 तिया 15, 5 का 5। 2 से यहां करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 का 2। देखो तो 5 और 2 के बीच का डिफरेंस 3, और ये 15 और 12 के बीच का भी डिफरेंस कितना आ गया? 3 आ गया। ये डिफरेंस जब तक बराबर नहीं होएगा, अब ये सवाल कर रहा है कि ये 3 ना होके क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मतलब यही 3 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 5। तो 1 का मान कितना हो गया? 5/3। अब हमसे बाप का उम्र पूछा है कि बेटा का उम्र, भाई बेटा का उम्र पूछ रहा था। बेटा का उम्र मेरे अकॉर्डिंग कितना है? 5 साल। 1 गुना 5, 5 साल। लेकिन 1 का मान कितना है? 5/3। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 को 5/3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25/3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा तरीका एक दो बार करने के बाद आपके ब्रेन में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हम समझते हैं ऐसे सवालों को आप बेसिक से बनाएंगे तो आपको बहुत बेहतर होगा, आराम से इजीली बन जाएगा। इतना ताम झाम का कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है सवाल को, क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में बिना प्रेशर लिए, बिना टेंशन लिए सॉल्व कर देना, वो भी कम समय के अंदर। तो बस आप कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए, आपका कैलकुलेशन किस तरीके से फास्ट होगा। बाकी तरीका क्या है ना, उस बात पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता। हाँ, कुछ नॉर्मल बातें होती हैं जिनको हम कर सकते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कम उलझन है तो आप बेसिक से भी इससे सस्ता समय में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे बढ़ते हैं। देखो कह भैया, मीना और उसके मां की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। ठीक है, कौन कौन है भाई? मीना, शराबी देखे हो? अरे रोड पे नहीं, फिल्म की बात कर रहे हैं, शराबी फिल्म। अरे वो मीना है ना, तो वही कह रहा। देखो मीना और उसके कौन? मीना और उसकी मां, ये है मीना और मीनम्मा है। ये मीनम्मा, ये मीना और मीना के मां का एज का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दिया? 3:8। ओके, अब कह रहा मेरे भाई 10 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर 35 हो जाता है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। बड़ा ये सिंपल सा सवाल है। हम एक चीज तुमसे पूछना चाहते हैं, मान लो अभी हम 15 साल के हैं और हमारी मां 40 साल की है, मान लेते हैं। जरा देखो, अभी हम 15 साल के हैं और हमारी मां 40 साल की है, तो 25 साल का हमारे बीच में अंतर है। अगर हम आज से 5 साल बाद हो जाएं या आज से 50 नहीं 10 साल पहले चले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम आज से 5 साल बाद भी चले जाएं तो हम हो जाएंगे 20 के, और मेरी मां कितनी की हो जाएगी? कितने साल बाद गए हैं? 5 साल, 45 के। जरा बताओ, क्या इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा या कम हो जाएगा? क्या दोनों के बीच का डिफरेंस बदलेगा क्या आगे या पीछे जाने से? अगर मैं अपने मां से 10 साल 25 साल छोटा हूं तो हमेशा मैं अपने मां से 25 साल ही छोटा रहूंगा, चाहे आप कितना भी आगे पीछे बढ़वा लो, मरते समय भी क्यों ना हो, वही रेशियो रहेगा, वही बीच का डिफरेंस होगा। तो कह रहा भैया ये मीना है और ये मीनम्मा है, दोनों के बीच का जो रेशियो अभी एज का दे रखा है 3:8 दे रहा है। 10 साल के बाद दोनों के बीच का डिफरेंस 35 है। हम बोल रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस 10 साल बाद बोलो या अभी बोलो सेम ही आएगा ना। अभी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 ना होके कह रहे हो आप 35 है। अरे भाई 5 का वैल्यू 35 है, यानी कि 1 का मान कितना मिल गया? 7। अर्थात अभी ये 21 साल की है और 8 7 56, इसकी मां 56 साल की है। 4 साल बाद मीना की या उसकी मां की वर्तमान आयु आपसे पूछ रही है ना, तो 4 साल के बाद 21 4 ये 25 और 56 4 60, यानी कि मीना हो जाएगी 25 की और उसकी मम्मी हो जाएगी 60 की। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, है ना, थोड़ा रफ्तार में। देखो कह रहा एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय में, थोड़ा क्वेश्चन सही कर लेना, अगर उसके आय में 20% वृद्धि हो जाती है
तथा खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है, इस स्थिति में उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको पूछा जा रहा है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मास्टर सब में बोलते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा दिक्कत से सर फटा जाता है। अब हम क्या करें, हम तो तुम्हारे से बाहर हैं, तू तो अंदर बैठा ना, तो तुमको करना होगा क्या, प्रैक्टिस साथ साथ। अदरवाइज एवरी चाइल्ड इज द फादर ऑफ वुमन, जस्ट चिल डोंट डू। देखो आगे बोलते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। जरा बताओ, सब चाहता हम ज्यादा से ज्यादा सेव करें, कौन सा व्यक्ति है कि 75% खर्च करने पे लगा है? खैर लगा है तो लगा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक बात, 75% खर्च करता है। ओके सर जी, कर लेने दो, मौज है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि कर ले। आय में 20% क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, फिर कह रहा है तथा खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। खर्च में भी जो है 10% का इंक्रीमेंट हो जाए। तो इस स्थिति में बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ये आपसे पूछ रही है। बचत जो हो रही है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यही मेरे से सवाल पूछ रहा है। हम सबसे पहले सोचते हैं, पहली बात तो कोई आदमी अपने इनकम का 75% खर्च करता है। कोई लड़का ज्यादा होशियार होगा और 75% तो लिख दिया, 25 दिया 75, 25 रुपया 4, यानी कि 4 रुपया हमारा इनकम है जिसमें 3 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 रुपया तुम्हारा इनकम है और एक्सपेंडिचर तुम कर दे रहे हो कितना, 3 रुपए, तो सेविंग कितने का आएगा, 1 रुपए का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां तुम फंसोगे नहीं, अरे निकलना तो होगा, फंसोगे नहीं, पर ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इनकम को 20% बढ़ा लो, सवाल तो यही करा ना, इनकम को 20% बढ़ा लो। तो भैया 20% मतलब 1/5 होता है। अब तुम खुद बताओ, 4 का 1/5 बढ़ाओगे, थोड़ा परेशानी आएगा ना। तो जब कभी इस तरह का सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे, 75% को आप कभी इस तरह से मत लिखना, आप सिंपली लिखेंगे क्या, 75/100। यानी कि अगर इनकम 100 रुपए है तो 75 रुपए हमारा खर्च हो जाएगा। अगर इनकम हमारा 100 रुपए है तो 75 रुपए खर्च हो जाएगा। इस हिसाब से हम 25 रुपए कायदे से बचा लेंगे सर जी। ओके साहब, अब बताओ, तुम्हारे इनकम में 20% का वृद्धि कर दे रहे हो, 100 में 20% बढ़ाओगे तो 120 रुपए हो जाएगा अब तुम्हारा इनकम, ठीक बात। सर जी इनकम में खर्च में भी 20% बढ़ा दे रहा है, तो खर्च पहले कितना था, 20%, 10%। खर्च पहले कितना था, 75, 75 का 10% कितना होएगा, 7.5। अरे ये सब भी करवाओगे क्या, 75 का 10%, बताओ यार, 10 दाएं 100, एक जीरो और लगाओगे तो क्या कितना हो जाएगा, 75/10, यानी कि 7.5। 75 में 7.5 बढ़ाना है, 75 5 80 2 82, 82.5, 82.5। अब बताओ, 82.5 रुपया तू खर्च कर दिया, तेरा इनकम 120, तो तेरा बचत कितना होएगा, तो कितना हो जाएगा, 82.5 1 83, 83 7 90, 17 इधर 20 17 कितना हो गया, 37, 37.5 रुपए, 37.5। अब बताओ, चलो बताओ बताओ बताओ, 25 से 37.5 हो गया तुम्हारा बचत। 25 से 37.5 हो गए, कितने की वृद्धि हुई, 12.5 की, कितने पे, 25 पे, 100 से मल्टीप्लाई करा लो, 25 चौका 100, 12.5 चौका 12.5 दूना 25, 25 दूना 50, ये कितना आ जाएगा, 50% तुम्हारा क्या हो गया। क्या पूछ रहा है, अच्छा बचत के बारे में तो पूछ रहा है। 50% तुम्हारा क्या हो गया, बचत हो गया। आ रही बात समझ में, आ रही ना, ओके। चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 8। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो सर, बढ़ते रहो बढ़ते रहो, कहां तक जाना है, बरगद तक। ओके, ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। कोई ए है, कोई बी है और ये सी है, ये है आर्यन, ये है भारद्वाज, और इसके बारे में अभी फिलहाल नहीं आ रहा है ना। चलते हैं, कोई ए बी सी के आय का रेशियो दिया हुआ है, क्या ए बी सी के आय का रेशियो दिया हुआ है 3:7:4, 3:7:4।
हाँ, एबीसी की आय का अनुपात 3:7:4 है तथा खर्च का अनुपात भी दिया हुआ एक्सपेंडिचर, ये तो इनकम है, ये इनकम दे रखे हैं। एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर दिया 4:3:5, 4:3:5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेरे पास है, अगर ए अपनी आय का 14.2/7% बचत करता है। देखो ए के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ए अपने आय का 14.2/7% क्या करता है? बचत करता है। तो जरा सोचो 14.2/7, 1498, 200, 100/7, परसेंटेज का 1/100, 1/7 आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या बोले, ए के बारे में बोल रहा है 1/7 बचत करता है, यानी कि अगर 7 रुपया इनकम है तो ये इसका क्या हो जाएगा? सेविंग। तो अगर हम ए के बारे में जरा सोचना शुरू करें, ए का इनकम अगर 7 रुपया है सर जी, तो एक्सपेंडिचर इसका 6 रुपए होंगे, तभी तो इसका सेविंग 1 रुपए का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास एक रियल वैल्यू यही दे रखा है। ए के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, अगर इसका इनकम 7 है तो 1 रुपए सेव करता है, इट मीन 6 रुपये खर्च कर रहा है ना? हाँ, तो सर अब देखो ए का इनकम है 7, एक्सपेंडिचर है 6, सेविंग है 1। यहां देखो, यहां ए का इनकम कितना? 3 और एक्सपेंडिचर कितना? 4। ले, कमाल हो गया। अभी उधर बोल रहे हो ए का इनकम 7 होना चाहिए और एक्सपेंडिचर 6 होना चाहिए, यहां कहानी उलट गया, यहां तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा डाटा। तो सबसे पहले हमको उस कहानी से इसको मैच करना होगा, अर्थात ए के इनकम को हमको बनाना है कितना? 7, ए के खर्च को हमको कितना बनाना? 6, तभी तो सेविंग का हम रेशियो निकाल पाएंगे, हैं? तो देखो, हम पहले इसको सेम करने के लिए हम इसको 7 बनाना है, इसको 6 बनाना है। तो ऐसे कैसे 7 बना देंगे, ऐसे कैसे 6 बना देंगे? तो सर जी पहले इसको बराबर कर लो। आप बराबर करने के लिए इससे इसे मल्टीप्लाई करवाते हो, हम तक तो अभी तक यही सिखाया गया है। तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, इट मींस यहां भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी करेंगे सब में करना होगा। यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 3 था, इसको बराबर करने के लिए चलो यहां 3 में मल्टीप्लाई कराया, तो यहां भी करना होगा और यहां भी करना होगा। कोई बात, अब देखो दोनों बराबर हो गए, लेकिन बराबर नहीं चलेगा, हमको चाहिए ये वैल्यू 7। तो लो, अब इस बार 7 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या चाहिए? 6, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब 7 से कराओगे तो 7 यहां भी करना होगा और 7 यहां भी करना होगा। 6 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 यहां भी करना होगा और 6 यहां भी करना होगा। अब जरा देखो तो 7 चौका 28। अच्छा एक काम करो, 3 और 4 कॉमन है। अगर हम सेविंग का रेशियो निकालना चाहे तो 3 4 12, 3 4 12 कॉमन ले सकते हैं, तो साथ में 100 गए 1, तो ये हो जाएगा 12। इसमें से इसको घटा दो, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तभी तो सेविंग आएगी। तो ये 12 हो गया, ये कितना हो गया? 4 चौका 16, 16 7 7 7 49, 49 चौका 50 चौका 200, 200 में से 4 घटाओ 196 आएगा। ये कितना हो गया? 3 3 9 6 54 आ जाएगा। 10 में 6 में से 4 गया 2 और 9 से 5 गया 4 और 9 से 5 गया 4, यहाँ 142। सही बोल रहे हो क्या? 142 आ जाएगा। चेक कर लेना, घटाव उठाव के बारे में हमको उतना दिमाग में नहीं लगाना, गलती हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 142 हो जाएगा और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौका 16, 16 17, बोलो उधर से 112, छतरी का 18, 18 पंचा 90, 90 घटाओ कितना हो गया? 2 से 0 गया 2, 11 से 9 गया 2, 22। ये इतना ज्यादा कैसे होगा? चेक कर लेना भाई, घटाने के बाद जो रेशियो आएगा वही हमारा आंसर होगा, इसमें कोई बड़ा सा तोप नहीं है, बस नॉर्मल सी बात है। आप इसको घटा पटा के देख लेना, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। नमः, आगे बढ़ा जाए नमः। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5 और 6 है। अब बताओ इस सवाल को बनवाओगे क्या? अरे बताओ ना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो हम क्या करें सर जी? 7 वर्ष बाद उनकी आयु 6:7 हो जाते। अभी तो सिखाया है, बड़ा मजा आया। आगे बढ़ते हैं सर जी। इसी सवाल को मत बरहो बनाना होगा, हमको नहीं आता है सर जी, तो चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल करा ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6। ठीक बात। ए और बी के प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 5:6 है। ठीक बात। 7 वर्ष बाद उनकी आयु हो जाती है कितनी? 6:7। अब देखो हम दोनों तरीके से बना रहे हैं, आपको सिखाए हैं, अब 2 तरीके सिखाएंगे नहीं, इस सवाल में भी दोनों तरीका दिखा देते हैं। आप मेरा
बात मानना, हम तो बताएंगे नॉर्मल तरीके से तुम बनाओ, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका कहीं कहीं फेल भी कर जाता है। हाँ, एक बात और समझना है आपको, अभी जो हम लोग ये तरीका सीख रहे हैं ना, ये कहीं कहीं फेल भी कर जाएगा। जब डबल रियल वैल्यू आ जाएंगे, ट्रिपल रियल वैल्यू आ जाएंगे, तो आपको उसमें परेशानी आ जाएगी, बहुत उलझन में पड़ जाएंगे आप। तो वहां थोड़ा सा इजी फील करेंगे जब आप नॉर्मल तरीके से चलेंगे। तो खैर, जब आप बनाना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो आपको खुद वो आइडिया आ जाएगा। हम भी सवाल लेके आपको समझाएंगे कि कहां देखो ये रूल फेल हो जा रहा है, कहां आप बना नहीं सकते। अगर बनाएंगे भी तो आप बड़ा सा उलझन में पड़ जाएंगे। ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है हमको कितना, 5:6। ठीक बात। अब करा 7 वर्ष बाद, साहब अगर हम एक बात बताएं, 5:6 दियो तो हम मान लेते हैं ये 5 साल 5x है और ये 6x है। 7 वर्ष बाद ये हो जाएगा 5x + 7 और ये हो जाएगा 6x + 7। अब इसका रेशियो हमको क्या दे रखा है, 7 वर्ष के बाद इसका रेशियो हो जाता है कितना, 6:7। तो ये लो 5x + 7 बाय 6x + 7 का रेशियो दिया हुआ 6:7। तो 7 × 5 = 35, 6 × 6 = 36, 36 में से 35 गया 1 हो जाएगा x, 7 × 7 = 49 और ये हो गया 7 × 6 = 42, 42 में से 49 का x का मान 7 हो जाएगा। अब x 7 निकल गया, 7 × 6 = 42 साल का हो गया कौन, b, और 7 × 5 = 35 साल का कौन हो गया, a। ये तो नॉर्मल सा तरीका है और हम इसी को प्रेफर करेंगे। ये भी नहीं लिखते हम, ये स्टेप भी नहीं लिखते हम, सीधा यही लिखते। लेकिन चलो अभी हम लोग सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम दूसरे तरीके से, थोड़ा सा लेवल वाले तरीके से भी देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट एज की बात कराएं तो वो कितना है, 5 और 6, 7 साल के बाद इसका रेशियो क्या हो जा रहा है, आफ्टर 7 ईयर, 7 ईयर के बाद इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, 6:7। तो हम लोग इससे पहले जस्ट एक सवाल किए थे जहां आपको समझाए थे, चाहे आप कितना भी साल चले जाओ, अगर 7 साल गए हैं, इसके बीच का अंतर 7 होना चाहिए और इसके भी बीच का अंतर 7 होना चाहिए, ये वर्टिकल रेंज बराबर होना चाहिए। देखो है भी 5 और 6 के बीच का डिस्टेंस यहाँ तो ऑटोमेटिकली बराबर है, और 6 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 है, यानी कि दोनों का डिफरेंस बराबर है। अब हम इसको कितना भी बना सकते हैं। कितना बनाना है, 7 साल गए तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो लो बना लो। 1 का मान 7 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 35, 6 का मान कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42, तो बी हो गया 42 साल का, ए हो गया आपको 35 साल। आपको जो मर्जी करे आप उस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा देखो 4 वर्ष पहले P और Q के आयु का अनुपात 5:6 था। अच्छा, 4 वर्ष पहले की ही बात हो रही है, तो 4 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, उस समय P और Q के आयु का अनुपात क्या है, 5:6। 4 वर्ष पहले यानी कि 4 years एगो P और Q की बात करें तो ये रेशियो है 5:6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक बात। वर्तमान में थोड़ा सवाल को चेंज कर लीजिएगा, वर्तमान में दोनों के आयु का योग 52 साल है। वर्तमान में दोनों के आयु का योग 52 साल है। एक बात जरा सोच के बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं 4 वर्ष पहले, तो अब इस अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा, अगर ये 5 था तो हम बोल सकते हैं 5x, अगर ये 6 था तो हम बोल सकते हैं 6x। तो अब अगर हम बात करें तो 4 वर्ष पहले था तो हम अभी आने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा इसमें भी, या 4 जोड़ना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि 4 वर्ष पहले तो दोनों की बात हो रही है ना। अब हम दोनों को 4 वर्ष बाद लाएंगे तभी तो अभी तक पहुंचेंगे, है। तो ये कितना हो जाएगा 5x + 4 और ये कितना हो जाएगा 6x + 8। अगर हम दोनों को जोड़ दे तो 5x + 6x + 8 एक ही बार में बोल सकते हैं। इसका योग हमको दिया है 52, ऐसा ही कुछ है क्या, हाँ 52। तो 5 × 6 = 11x + 8 = 52, 12 में से 8 गया 4, 11x = 44, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4। अगर x 4 है तो 6 × 4 = 24 साल, ये Q का एज हो गया, और ये कितना 5, 5 का 20 साल P का एज हो गया, कब 4 वर्ष पहले। ये तो 4 वर्ष पहले आ रही है 5x। अब हमको अभी वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो हम इससे आगे 4 साल जाना होगा, तो 20 साल 4 24 साल का कौन होगा P, और 24 4 28 साल का कौन हो जाएगा Q। अभी वर्तमान में ये 24 साल का है और ये 28 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है 12 नंबर सवाल, देखेंगे ध्यान से।
कर एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है। ठीक, कोई एक क्लास है जिस क्लास में कोई टेस्ट रखा गया है और उस टेस्ट में कह रहा पास होने वाले और फेल होने वाले जो छात्र हैं ये है 25:4। कोई दिक्कत नहीं है। पास होने वाले और फेल होने वाले जो बच्चों का रेशियो है वो है 25:4। यदि 5 छात्र और आ जाते हैं, अच्छा अब इसमें 5 छात्र, इसमें क्या हो जा रहा है, 5 छात्र टोटल में और आ जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। और फेल हुए छात्र में 2 छात्र कम हो जाए, अच्छा, और फेल हुए यानी कि 2 छात्र फेल वाला कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम हो जाए तो पास हुए छात्र और फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 है। अच्छा, तो पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात हो गया कितना, 22:3। तो परीक्षा में कुल कितने बच्चों ने भाग लिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, आपको सवाल थोड़ा सा उलझाया है, कोई बड़ा चीज नहीं है। कर भैया कोई एग्जाम लिया गया, उस एग्जाम में पास और फेल बच्चों का रेशियो दे रखे हैं, वो कितना दे रखे हैं हम लोगों ने, 25:4। ठीक बात। अब थोड़ा ध्यान देखो सर जी, अगर 25:4 रेशियो है पास और फेल बच्चे की, तो बताओ ना स्कूल में कुल कितने बच्चे होंगे, 29x। अरे ये x है, ये भी x है, ये हो गया 25x। अभी तो बताया ना, नॉर्मल तरीके से करो, आसानी से कर लोगे। ये हो जाएगा 4x। तो कुल मिला के कितने बच्चे हो गए, 25:4 29x हमारे टोटल बच्चे हो गए, कोई दिक्कत, ये टोटल बच्चा हो गया। अब कह रहा है यदि 5 छात्र और आ जाए एग्जाम में, यानी कि कुल में 5 छात्र और बढ़ता ना, क्योंकि ये जो 5 छात्र आ रहा है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ये तो नहीं कि पास होने वाला है कि फेल होने वाला, यानी कि कुल 5 छात्र और आ जाएं, यानी कि अब जो छात्र कुल हो जाएंगे वो हो जाएगा 29x + 5। वेरी गुड, 29x + 5, ये क्या होगा, टोटल छात्र हो जाएंगे। और 2 फेल छात्र वाला निकल जाए, कम हो जाए, तो फेल पहले कितना था 4x, उसमें से 2 कम कर दो, तो फेल वाला कितना हो जाएगा 4x - 2। तो उसके बाद क्लास का रेशियो क्या हो जाएगा, 22:3। किसके बीच में, पास और फेल बच्चे का। अगर ये करने के बाद पास और फेल बच्चे का रेशियो 22:3 हो जाएगा, तो तुम खुद सोच के देखो टोटल कितना हो जाएगा, 22 3 25। अब बताओ, हमको टोटल और फेल का रेशियो x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और टोटल है 25 और फेल है 3, तो हम क्या इसको कंपैरिजन कर दें। टोटल हमारा हो गया 29x + 5 और फेल वाला हो गया 4x - 2। यहां से टोटल की बात करेंगे तो 25 हो जाएगा, 22 3 25, और फेल हो गया हमारा कितना 3। ये कितना हो गया 29 3 30 3 90 90 3 87, और ये हो गया 25 चौका 100, 100 में से 87 गया 13, यानी कि 13x इधर आ जाएगा, और ये हो गया 5 3 15, और इधर 25 दूना 50, 50 और 15 65, 65, 13 5 65। x का मान कितना मिल गया 5, x का मान अगर 5 मिल गया तो 29x, टोटल बच्चे तो इतना ही थे, तो 29 × 5 30 5 150, 150 में से 5 घटा लो कितना हो गया 145, यानी कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम में कितने थे 145। हाँ नहीं आया, आना तो पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा, है ना, लाना तो पड़ेगा। कुछ नहीं किया भैया मेरे, देखो सवाल दिया है कि किसी स्कूल में एग्जाम लिया गया और उस एग्जाम में आपको फेल और पास बच्चे का रेशियो दिया हुआ है। अगर पास बच्चे और फेल बच्चे का रेशियो दिया हुआ 25:4, इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 25x हमारा पास होगा, 4x हमारा फेल बच्चे का वैल्यू होगा। इस हिसाब से कायदे से हम बात करें तो 25 4 29x हमारा टोटल बच्चा होगा स्कूल का। ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा बाउंड्री पर लटक जाएगा जो ना तो पास में गिना जाए ना फेल में, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। ठीक बात। अब कह रहा है यदि 5 बच्चे और आ जाए और 2 फेल बच्चे निकल जाए, एक बात बताओ, 5 बच्चे और हो जाए, तो यहीं से मेरा दिमाग ठनका, तो 5 बच्चा यदि और आएगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये किस में जुड़ेगा टोटल में। तो पहले 29x था बच्चा, अब 5 बच्चा और आ गया तो 29x + 5 हो जाएगा, और 2 फेल बच्चा निकल गया, तो पहले फेल 4x था, 2 निकल गया तो 4x - 2 हो जाएगा।
तो इस हिसाब से जो नया क्लास का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 22:3, पास और फेल का। तो पास और फेल का 22 और 3 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 22 3 25, और फेल 3 हो गया, तो 25/3 कंपेरिजन करा दिया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ा टेक्निक लगाया, इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्स का मान 5 आ गया, और एक्स जब 5 आया तो ये वैल्यू हमारा यहां से मिल जाएगा। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो आज क्लास को हम यहीं अंत करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और यकीन रखिए अगर आप इत्मीनान से सब क्वेश्चन को बनाएंगे, थोड़ा पेन और पेपर लेके मेहनत करेंगे, आपको सब चीज समझ में आएगा, आपका स्पीड भी बढ़ेगा, आपके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेंगे, और आप बेहतर मतलब मैथ्स को बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और तब तक के लिए गुड बाय।